चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की मिट्टियों के बारे में, ठीक है ना। बात करेंगे हम बिहार की मिट्टियों के बारे में, ठीक। मिट्टियों की बात करें तो सबसे पहले हम समझते हैं मिट्टियाँ क्या है। अगर हम एक पृथ्वी की चर्चा करें, है ना, एक हमारी गोल ये हो गई पृथ्वी। पृथ्वी के एक काट को, यानी कि बीच का जो केंद्र वाला हिस्सा है, यहाँ से हमने क्या किया, एक भाग को यहाँ पर निकाल दिया। ये अच्छे से नहीं चल रहा है, इसका मुंह तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इस एक भाग को क्या किया, यहाँ से कट करके निकाला, और निकालने के बाद हम देखते हैं, है ना, क्या देखेंगे। तो सबसे पहले ये बीच वाला भाग जो है, ये इसे हम बोलते हैं कोर। तो कोर को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक आंतरिक कोर, दूसरा बाह्य कोर। इसके ऊपर क्या हो जाता है, मेंटल, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है, मेंटल। मेंटल में भी ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ये सारी चीज़ें होती है। अब इसके आधार पर इतना हम देखें तो लगभग 6370 किलोमीटर के आसपास हम अंदर जाएं तब हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच पाते हैं। तो इसके अंतर्गत भैया हमारी मिट्टी है कहाँ, है ना, हमारी मिट्टी है कहाँ। तो मिट्टी की हम बात करें तो जो आपकी ऊपरी परत जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मिट्टी किसे कहते हैं, तो पौधों की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक महीन कणयुक्त और ह्यूमस वाले मेंटल के ऊपरी परत के अपक्षिवित यानी कि अपक्षय के कारण इसका हुआ है निर्माण, ठीक है। जैसे बहुत सारी यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, है ना, कायांतरित चट्टानें हो जाती है, आग्नेय चट्टानें हो जाती है। तो विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं, ये चट्टानें होती क्या है, टूटती है। जैसे हो गया ताप हो गया, दाब हो गया, तेज हवाएं आ गई, बारिश हो रही है, तो इन सभी के कारण क्या होता है, ये चट्टानें टूटती हैं और टूट के छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती है। लेकिन ये छोटे छोटे कणों में विभाजित होने के पश्चात ये मिट्टी नहीं कहलाती। मिट्टी कब कहलाएगी, जब इसमें आपको ह्यूमस भी दिखाई देगा, जल भी दिखाई देगा, वायु भी दिखाई देगा। तो ये सभी जब इसमें मिक्सअप हो जाते हैं तब इसको हम बोलते हैं मिट्टी, ठीक है। एक लंबा सा कमेंट है, हाँ वही डिफिनीशन आपने बताया है, बहुत अच्छा बात है, अच्छा डिफिनीशन आपने यहाँ पर बताया है। तो मिट्टी समझ में आया क्या है, तो मेंटल का ऊपरी परत है ना। अब मेंटल के ऊपरी परत में देखें तो बहुत सारी संरचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। महासागर भी दिखाई देता है, मैदान भी दिखाई देता है, और यहाँ पर पर्वतीय पठारीय भाग भी दिखाई देते हैं। तो बहुत सारी संरचनाएं आपको दिखाई देती है। अगर हम मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कहेंगे किसे, तो पौधों की उत्पत्ति एवं विकास में सहायक महीन कणयुक्त, यानी कि चट्टान टूट टूट कर क्या हो गया है, महीन हो गया है, महीन कणों में परिवर्तित हो गया है। तो महीन कण जिसमें क्या हो, ह्यूमस हो। तो मेंटल के ऐसे ऊपरी परत जो अपक्षिवित पदार्थ हो, है ना, यानी कि अपक्षय से निर्माण हुआ हो, इसको हम बोलते हैं मिट्टी, ठीक है। साधारण भाषा में मैंने बताया है। अब देखिएगा, मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में होते क्या क्या है ना, किसको किसको मिलाकर हम मिट्टी कहते हैं। तो देखिएगा, मिट्टी में सबसे पहली बात खनिज या चट्टान के कण होंगे, है ना, ह्यूमस होगा, जल होगा, वायु होगा और सूक्ष्म जीव होगा। ये सभी तत्व आपको मिट्टी के अंतर्गत दिखाई देगा, ठीक है। तो मिट्टी समझ में आया क्या है, तो मेंटल का ऊपरी परत है जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चट्टानों से टूटकर बना हुआ है, और टूटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ताप हो जाएगा, दाब हो जाएगा, तेज बारिश होती है तो उससे भी चट्टानें कटती है। जैसे हम मैदानी भागों की बात करें तो पानी के द्वारा ही तो चट्टानों को काटा जाता है और उसी को अवसाद के रूप में लाकर नदियां अपने अगल बगल में फैला देती है। तो ये भी क्या है, मिट्टी है। कैसी, तो जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ में भी दो प्रकार की, बांगर, खादर, सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्न कारक होते हैं जो मिट्टियों का निर्माण करते हैं, जिसमें ताप, दाब, है ना, वायु, वर्षा, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर। तो मिट्टी ये होगी। अब देखिएगा, सामान्य रूप से देखें तो मिट्टी में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो सामान्य तौर पर हम देखें तो मिट्टी में 4 तत्व पाए जाते हैं। 4 तत्व क्या क्या, सबसे पहला तत्व जो होता है अजैविक या खनिज पदार्थ होता है। क्या होता है, अजैविक या खनिज पदार्थ होता है। ये क्या होती है, तो ये मूल चट्टानों से प्राप्त होता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर पर्वत है ना, पर्वत से क्या हो गया, टूट गया, है ना, तो टूट के अलग एक छोटे छोटे भाग के रूप में ये
बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? अजैविक तत्व बोलेंगे। इसमें जीव नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? अजैविक तत्व। तो ये मूल चट्टानों से प्राप्त होता है, चाहे पर्वत हो, पठार हो, इन सभी के टूटने से जो कण बनता है उसको हम बोलते हैं अजैविक तत्व। तो 4 तत्व है। पहला तत्व क्या हो गया? अजैविक या फिर खनिज पदार्थ हो गया। दूसरा तत्व क्या होगा? तो जैविक पदार्थ होगा, अर्थात इन छोटे छोटे टुकड़ों में चाहे हमारा पौधा हो गया या जीव हो गया, इन सभी के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़े जाते हैं, जैसे पौधों की बात करें तो पौधे अपनी पत्तियां गिरा देती है, या फिर पेड़ टूट जाते हैं, है ना, पेड़ नीचे गिर गए, वो भी क्या होंगे? सड़ जाएंगे, और सड़ने के पश्चात जो अवशिष्ट बचेगा उसी को हम क्या बोल लेते हैं? ह्यूमस बोल लेते हैं साधारण भाषा में। तो यहां पर दूसरा तत्व क्या है? जैविक तत्व है, जिसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? तो हमारा यहां पर जो भी पेड़ पौधे हो गया, जीव जंतु हो गया, इन सभी के अपशिष्ट पदार्थ हो जाएंगे। ठीक है। अब जानवर कोई मर गया तो जानवर को भी अपघटित किया जाता है ना, तो उसके अपघटन के पश्चात जो भी वस्तु यहां पर बच गई वो क्या होगी? इसमें मिक्सअप हो जाएगी। पत्तियां गिर गई, टहनियां गिर गई, तो ये सारी चीजें क्या होगा? ये सारी चीजें इसमें मिक्सअप हो जाएगा। तो दूसरा तत्व क्या है? दूसरा तत्व है यहां पर जैविक पदार्थ, जो कहां से प्राप्त होगा? तो पौधों और पशुओं के अपघटन से इसकी प्राप्ति होती है। अगली पदार्थ क्या होगी? तो इसमें हवा भी होगी। ऐसा थोड़ा ना हवा ना हो तो फिर तो वो क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा ना। पत्थरों के अंदर तो हवा नहीं है, अर्थात छोटे छोटे जब टुकड़े होंगे तो उनके बीच में क्या होगा? एयर बबल्स होंगे, है ना, छोटे छोटे, उसमें क्या होंगे? घर होगा, स्थान होगा जिसमें हवा भी भरे रहेंगे। ठीक है। तो मिट्टी में क्या होगा? अगले तत्व के रूप में हवा भी होगा, और हवा के साथ साथ वहां पर जल भी होगा। मिट्टी में सामान्य रूप से ये 4 तत्व सम्मिलित होते हैं। तो मिट्टी पूरा समझ में आ गया कि मिट्टी कहते किसे हैं? इसमें कोई डाउट है? नारायण जी बोल रहे हैं मैप से ज़्यादा पढ़ाई है। ये सारे मैप नहीं है, हर एक चीज़ जहाँ भी मैप का यूज़ है हर जगह मैं मैप पे यूज़ करता हूँ। इतिहास में भी मैंने मैप का यूज़ किया है, जो सामान्य तौर पर नहीं किया जाता। ठीक है ना? क्लियर है? मिट्टी में जल होगा ही होगा। ठीक है। कोई सा भी मिट्टी का टुकड़ा उठा के देख लीजिए। मिट्टी का मतलब क्या है? जहां पर पौधे उत्पत्ति हो सके, है ना, उनका विकास हो सके, वैसे जगह को हम क्या बोलते हैं? वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी। अब पत्थर पर लगाएंगे बीज तो वहां पर जमेगा। एक तो पहले तो वो जमेगा नहीं, बीज से पौधा निर्मित नहीं होगा, तो हम इसे नहीं बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ें। ये मैंने मिट्टी यहाँ पर समझा दिया कि मिट्टी यहाँ पर क्या है। एनिमल वेस्ट जैविक है या अजैविक? इन सबको जैविक बोलेंगे ना। खाद भी आप प्रयोग में लाते हैं तो एक तो क्या हो जाता है? हमारा केमिकल वाला हो जाता है। दूसरे खाद को जो जीवों से प्राप्त होता है, गाय भैंस के गोबर से प्राप्त होता है, मुर्गी के अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त होता है, इसको हम जैविक खाद बोलते हैं। क्योंकि प्राप्त करने का सोर्स क्या है? हमारा जीव है, अजीव नहीं है ना। तो इनसे संबंधित जो भी चीज़ होगी उसके लिए हम जैविक टर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बातें? चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आते हैं हम बिहार के मिट्टियों का वर्गीकरण, कि बिहार में कितना। अब देखिए समरजीत जी बोल रहे हैं कि क्रस्ट, मेंटल, कोर क्या होता है। अब ये भारत के भूगोल में पढ़ना है ना, भारत के भूगोल में पढ़ना है। यहाँ पर देखें तो जब भी हम पृथ्वी को काटते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। उन्हीं भागों में से क्या क्या हो जाता है? तो हमारा क्रस्ट हो जाता है ना, मेंटल, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है। बीच वाला क्या हो गया? कोर हो गया, फिर मेंटल हो गया और फिर क्रस्ट हो गया। तो ये लेयर है पृथ्वी के आंतरिक भागों में। यहाँ डिटेल में नहीं जाना है, मिट्टी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर किया है। कल ही मैंने बोला था, अब लग रहा है पहले ही यहाँ पर मुझे डिस्क्लेमर चलाना पड़ेगा कि भारत के भूगोल में प्रवेश करने के लिए बाधित ना करें। कल भी आप लोगों ने यही किया था कि थोड़ा सा भारत का भूगोल भी एंटर कीजिए। ऐसे हमारी कक्षाएं हो जाएगी लंबी। मैं उतनी चीज़ें यहाँ पर जोड़ देता हूँ जिसके माध्यम से जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो आप लोग समझ पाएँ। अब यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं पढ़ाने लग जाऊँ तो कहाँ पे कौन कौन सी सब्जेक्ट पाई जाती है, कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती है ना, घटक कौन कौन से पाए जाते हैं, सियाल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ हमें ये नहीं करना। ठीक है। ये
टोटल क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग है, हमने पृथ्वी के एक भाग को कट किया, आंतरिक भाग को हम क्रोड कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं कोर, उसके बाद मेंटल और फिर क्रस्ट। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिहार के मिट्टियों का वर्गीकरण क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जितनी अलग अलग क्षेत्र है, हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती है, और इन विभिन्नताओं के आधार पर हम पूरे क्षेत्र में जितनी भी मिट्टियाँ हैं उसको हम एक वर्ग में नहीं रख सकते। ठीक है, एक वर्ग में हम नहीं रख सकते क्योंकि उसकी अलग अलग देखा जाए तो अलग अलग उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है, इसलिए हम उसका वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण जो हम कर रहे हैं अपने हिसाब से नहीं करेंगे, बिहार सरकार के द्वारा जो यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है उसकी हम बात करेंगे। तो बिहार सरकार की शाखा है कृषि अनुसंधान विभाग। कौन सी शाखा है भैया? कृषि अनुसंधान विभाग। और इसके द्वारा देखें तो बिहार की मिट्टियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। वो कौन कौन सी है, और इन मिट्टियों जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसके विभाजन का आधार क्या है? कुछ भी हम विभाजित करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो अलग अलग करने का आधार हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्लास में छात्र हैं, ठीक, अब इसमें से 2 भागों में इनको विभाजित करना है, तो कुछ आधार आपको रखना पड़ेगा, है ना। आधार मान लीजिए एक ऐसे रख सकते हैं कि एक साइड में लड़कियां हो जाए, एक साइड में लड़के हो जाए, तो ये एक आधार हो जाएगा, अर्थात हम लिंग के आधार पर ग्रुप बना दिए। दूसरा आधार क्या हो जाएगा? गोरे और काले, गोरे लोग इधर आ जाए, काले लोग इधर आ जाए, तो ये भी क्या है? एक प्रकार का आधार है। वैसे ही हम मिट्टियों का यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे, तो ये वर्गीकरण करने का आधार क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले देख लीजिए कौन कौन से 3 भाग हैं जिसमें पूरे बिहार के मैदान को, यहां पर पूरे बिहार की मिट्टियों को विभाजित किया गया है। तो 3 भागों में, किसके द्वारा? कृषि अनुसंधान विभाग। किसकी? तो बिहार सरकार की विभाग है कृषि अनुसंधान विभाग, इसके द्वारा बिहार की मिट्टियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर बिहार का मैदान की मिट्टी, है ना, दूसरा दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, और तीसरा दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। 3 भाग है। मैप में दिमाग में बैठवा दूंगा, इसके बाद से आप बोल के देख लीजिएगा कि मैं भूल गया, हो ही नहीं सकता, दिमाग में बैठ जाएगा। और अंत में मैं पूछूंगा भी, है ना, क्षेत्र दिखा के कि 1 नंबर 2 नंबर ऐसे जितने भी भाग है। देखें तो उपभागों की बात करें तो 10 उपभागों में बांटा गया है। जैसे उत्तरी बिहार के मैदान को 4 उपभागों में बांटा गया है, दक्षिणी बिहार के मैदान को भी 4 उपभागों में बांटा गया है, और यहाँ पर जो सीमांत पठारी क्षेत्र है जो दक्षिण में है उसको 2 उपभागों में बांटा गया है। यानी कि पूरे बिहार के मैदान को 10 उपभागों में बांटा गया है। आपके दिमाग में दिखेगा, ठीक है, कैसे दिखेगा, कैसे छपेगा, मैं छापता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, तो हमने देखा 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। इसमें बांटने का आधार क्या है? देखिएगा, वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिएगा, सबसे पहले मूल चट्टान, यानी कि कैसी मूल चट्टानों से ये बनी हुई है ना, हार्ड वाले, सॉफ्ट वाले, तो किस प्रकार की मूल चट्टानों से बनी हुई है, वहां की भू आकृतियां कैसी है, मैदानी भाग है, पर्वतीय भाग है, पठारी भाग है, इसके आधार पर भौतिक और रासायनिक संरचना के आधार पर, तो ये सभी आधार हैं, और इन सभी आधारों को देखते हुए बिहार की मिट्टी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए एक एक वर्ग को दिमाग में छापते हुए चलते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक मैप है, इसके लिए एक मैप है, और इसके लिए एक मैप है, अर्थात आपके सामने आएगा 3 मैप, और 3 मैप के माध्यम से पूरे बिहार की मिट्टी दिमाग में छप जाएगी, ठीक है। रेडी हैं? कोई सोच लीजिए कि हम इसको भूल जाएंगे, माइंड में सोच लीजिए, फिर मैं देखता हूं कैसे आप भूलते हैं। देखिए, जैसे माइंड ट्रेनर होते हैं ना, माइंड ट्रेनर, उनकी बात करें तो उनका सबसे पहला लाइन ही यही होता है कि जो चीज़ हम भूलना चाहते हैं वो कभी भूल ही नहीं पाते, और जो चीज़ याद रखना चाहते हैं उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जैसे धोखा वोखा खाए होंगे ना आप सब बहुत लोग, तो उसका चेहरा भूल ही नहीं पाते, क्योंकि दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझे इसे भुला देना है, भुला देना है, लेकिन वो भूल नहीं पाती, वो भूल नहीं पाता। तो दिमाग की जो मानसिकता है ना, ये थोड़ा सा उल्टा चलता है, तो इस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप सोच लीजिए कि जो पढ़ रहा हूँ इसे भूल जाऊँगा, तो भूलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना भैया, किसे भूलना है, तो बार बार आप इसको देखेंगे, है ना, कि तुम्हें भूल जाऊँगा, भूल जाऊँगा, भूल ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जो इस सिचुएशन से गुजर चुके होंगे, किसी को भूलने का प्रयास कर चुके होंगे, उनके लिए बहुत जल्दी ये याद
होने वाला है। ठीक है, चलिए पहले मैप पर आते हैं। पहला मैप देखिएगा, ये रहा हमारा बिहार। ठीक है, मैप है। हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। तो उत्तर बिहार के मैदान के अंतर्गत क्या आता है? तो यहाँ पर मैंने बना दिया है गंगा नदी, जो बिहार को बीचों बीच से विभाजित करती है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, टेंशन नहीं लेना है। कई सारे इतने महान प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे देखिएगा यूट्यूब पे जब वीडियो कभी कभी अपलोड कर देता हूँ तो उनके कमेंट आते हैं। जैसे एक वो जिला वाला बताया था ना इंट्रोडक्शन में कि बिहार के ज़िले कौन से राज्य से कितने ज़िले लगते हैं, तो इसमें एक महान आदमी है। ये जो कमेंट आते हैं ना, किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जो यूट्यूब पे अपना चैनल खोल के बैठा हुआ है। वो भी प्रयास करता है उसी क्षेत्र में कि थोड़ा सा हमारा चैनल भी प्रमोट हो जाए, है ना। इन्हीं लोगों के द्वारा फालतू प्रकार के कमेंट किए जाते हैं। जैसे देखिएगा, अब देखिएगा इंट्रोडक्शन वाले में जाकर, अभी उनका कमेंट मैंने हटाया नहीं, ऐसे ही रख दिया कि थोड़ा सा आप लोग भी वहाँ पर प्रतिक्रिया दीजिएगा। यहाँ पर मैंने पढ़ाया था कि बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। 3 ही तो करते हैं भैया, चाहे बिहार सरकार की वेबसाइट खोल के देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, 3 जिले यहाँ पर सीमा साझा करते हैं। उस भैया को उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पे वो निगेटिव कमेंट कर पाए। तो उन्होंने किया क्या था कि भैया पढ़ाने से पहले तुम पढ़ लिया करो, मतलब बाबू करके, इस टाइप का जैसे होता है ना, किसी को टोन मारना हो तो बाबू का प्रयोग करते हैं। तो वो लिखे हुए थे कि बाबू पहले पढ़ लिया करो, उसके बाद पढ़ाया करो। पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले नहीं, 3 से ज़्यादा जिले और जिले सीमा साझा करते हैं। तो मैंने उसमें कमेंट किया था, उनके कमेंट पे रिप्लाई किया था कि भैया मुझे पता नहीं है, मुझे तो 3 ही पता है। आपको अगर पता हो कि चौथा, पांचवा, छठा या कोई भी 3 के अलावे और कौन से सीमा साझा करते हैं तो आप कृपा करके बता दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं किसी को जूता भी मारता हूँ ना, भिगा के मारता हूँ कि फिर वो दोबारा बोलने लायक ना रहे। उसके बाद से उनका कमेंट ही नहीं आया है। थोड़ा सा आप लोग भी जाकर उस पर एक बार प्रतिक्रिया दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा, भैया बताइए ना 3 से ज़्यादा चौथा कौन है भैया। थोड़ा सा आप लोग करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा ना। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगर दिया है ना, इसमें मैंने कुछ गलतियाँ नहीं की। मान लीजिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं भैया, बहुत सारी डेटा होती है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। उसको अगर इधर उधर हो जाता है, 1-2 कमेंट आते हैं कि यहाँ पर आपने गलत बोला है, तो उसको मैं कमेंट में पिन कर देता हूँ कि ये सही है ना। तो गलतियाँ हो जाती, इतनी सारी डेटा है। अगर इसमें गलती ना मिले तो वो वाले भैया, जैसे ये कमेंट आया है, वो ढूंढेंगे भैया जो नदी है और दक्षिण से आएगी, यहाँ से आके ऐसे घूमते हुए जाएगी, यहाँ पर जो राजमहल की पहाड़ी है इसके ऊपर से होके निकलती है। आप तो सीधे सीधे निकाल दिए। तो कमियाँ निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैंने बता दिया, पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि इसमें कोई भी दिक्कत हो टेंशन मत लीजिए। बस ये मान लीजिए कि ये क्या है, हमारी गंगा नदी है जो बिहार को बीचों बीच से क्या करती है, डिवाइड करती है। अब बीचों बीच से तो करती नहीं है, लेकिन मानते तो हम यही है ना। अब क्षेत्रफल निकाले तो उत्तर बिहार के मैदान का क्षेत्रफल ज़्यादा है, दक्षिण बिहार के मैदान का क्षेत्रफल कम है, हमने देखा था। लेकिन कहा जाता है कि बीचों बीच क्या है, बीचों बीच से विभाजित करती है। तो ये सारी बातों को इग्नोर मारना है। आ रहे हैं हम टॉपिक पर, बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी। और इसके अंतर्गत देखें तो उत्तर बिहार की ये देखा जाए क्षेत्र, तो क्षेत्र बहुत बड़ा है ना। क्षेत्र यहाँ पर बहुत बड़ा है और इन क्षेत्रों में देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, विभिन्नताएं हैं। जैसे हमने देखा था, अगर हमने वर्षा की बात की थी तो बंगाल की खाड़ी से वाष्प युक्त जो हवाएं हैं वो चली, उठी और उठ के इधर से बारिश करते हुए चली। तो देखा जाए पूर्व की क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होगी, जैसे जैसे ये पश्चिम की तरफ जाएगा यहाँ पर वर्षा कम होती जाएगी। ये सारी चीजें हमने देखा। तो जहां पर ज्यादा वर्षा होगी, जहां पर कम वर्षा होगा, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पर कम होगा, तो इन सब का प्रभाव क्या पड़ता है, मिट्टियों पर भी पड़ता है। और इन सब के कारण देखें, ये सब विभिन्नताएं जो है, इन सभी विभिन्नताओं के कारण बिहार की जो उत्तर बिहार की मैदान की मिट्टी है, इसको भी हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भागे दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए बैठाते हैं, ठीक, देखिएगा 4 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि बिहार में हिमालयी क्षेत्र भी पाया जाता है, हिमालय का भी विस्तार है।
कौन सा? तो शिवालिक, है ना। तो शिवालिक आपने पढ़ा होगा भारत के भूगोल में कि पर्वतों के पाद वाले क्षेत्र, यानी कि पर्वत का जो ढलान जहां पर खत्म हो रहा है उन क्षेत्रों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं पर्वत पादीय मिट्टी, है ना। तो ऐसी मिट्टियों की बात करें तो आपको कहां? बिहार में भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने देखा था शिवालिक पर्वत, और शिवालिक पर्वत के जो पाद वाला, ये किसके? तो हिमालय के पाद वाले क्षेत्र का इलाका है, इसलिए यहां पर आपको उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टियां पाई जाती है। सबकी विशेषताएं बताऊंगा, कहां कहां पर क्या विशेषताएं हैं और यहां पर कौन कौन से फसल, किस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, सारी चीजें यहीं से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहला उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी के अंतर्गत पहला भाग क्या है हमारा? तो उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी, ये वाला क्षेत्र हो गया। मैं दर्शाते हुए चलता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये क्या है? उप हिमालय पर्वत पादीय मिट्टी, जिसे मैंने ब्लू कलर से दिखा रखा है। कलर क्लियर दिख रहा है ना? ब्लू कलर से मैंने इसको दिखा रखा है। इसके नीचे देखें तो पर्वत पादीय मिट्टी जो है, इसके नीचे हमने देखा था कौन सा प्रदेश? तराई प्रदेश। तो तराई प्रदेश की मिट्टियों की अलग विभिन्नताएं होती है, अलग विशेषताएं होती है, इसलिए जो पर्वत पादीय, अब मान लीजिए बिहार में तो यहां पर है, बाकी नेपाल में भी तो होगा ये, तो ऐसे पूरे कहां? नेपाल वाले क्षेत्र में जितना हिमालय है, तो हिमालय के दक्षिण में आपको पर्वत पादीय मिट्टी देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार में देखें तो आपको यही पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके दक्षिण में आएंगे, पर्वत पादीय मिट्टी के दक्षिण में, ये पूरा क्या है? पर्वत पादीय वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके दक्षिण में आएंगे तो यहां पर हमने देखा था तराई प्रदेश, और तराई प्रदेशों में जो यहां पर मिट्टी पाई जाती है उसे हम बोल लेते हैं तराई मिट्टी। तो दूसरा आपको क्षेत्र, ये जो लाल से मैंने यहां पर हाईलाइट कर रखा है ना, ये लाल से मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये सभी के सभी क्या है? तो तराई मिट्टियां हैं। सबकी विशेषता देखेंगे, पहले लोकेशन देखिएगा। इसकी विशेषता देखिए तो कहां से कहां तक है? तो हम कह सकते हैं कि पर्वत पादीय मिट्टी के दक्षिण में, है ना, पर्वत पादीय मिट्टी के दक्षिण में पश्चिम चंपारण से लेकर, पश्चिम चंपारण में कहां? तो पर्वत पादीय मिट्टी है, इसके दक्षिण से प्रारंभ होता है, पश्चिम चंपारण से लेकर एक पतली संकरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में आपको किशनगंज तक दिखाई देगा, है ना। तो पूरा कहां से कहां? पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक इसका विस्तार दिखाई देता है, और ये कौन सा मिट्टी है? तराई मिट्टी, ठीक है। दो क्लियर हो गया, एक तो पर्वत पादीय मिट्टी, दूसरा तराई मिट्टी। दिमाग में दिख रहा है ना? छपते हुए जाना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर बिहार की हमने चर्चा की थी तो वहाँ पर हमने बात किया था कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 90% से भी ज़्यादा बिहार में क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्रों का निर्माण देखें किससे हुआ था? तो गंगा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, चाहे उत्तर में हम देखें तो आपको कौन कौन सी? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, सोन, महानंदा, ये सारी नदियाँ दिखाई देगी। दक्षिण में देखें तो सोन, पुन, फल्गु, किऊल, अजय, ये सारी नदियां दिखाई देगी। तो इन सभी नदियों के द्वारा गंगा के मैदान का निर्माण किया गया है, ठीक है। ये बातें हमने यहां पर देखी थी। तो इसके अंतर्गत दो क्षेत्र देख लिया। पहला हमने ये देखा, ये कौन सा हो गया? पर्वत पादीय मिट्टी, और दूसरा ये लाल वाला क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाता है तराई मिट्टी। तीसरा देखिएगा, तीसरा जो मिट्टी यहां पर है उसे हम बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बोलते हैं बांगर मिट्टी, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी में दो प्रकार, एक तो खादर, खादर से मतलब ऐसे याद रखिएगा, बिहार वाले आप सभी लोग हैं, है ना, खादर तो पता होगा ना, खाद को भोजपुरी हम बोलते हैं खादर, ठीक है। खाद को भोजपुरी में बोलते हैं खादर, और खादर डालने से क्या होता है? वहाँ की जो भूमि होती है वो उपजाऊ हो जाती है। तो यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? उपजाऊ प्रकार की मिट्टी होती है ना, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? खादर मिट्टी कहेंगे। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। बिहार से होने में बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं बिहार से होने में, और बिहार लोग इतने टैलेंटेड होते हैं बिहार वाले कि ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो किसी अन्य राज्य या देश के लोग नहीं कर पाते, ठीक है। किसी दिन इस पर लंबी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं तीसरे नंबर की, तीसरा उपविभाजन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी। तो सबसे पहले देखिएगा जलोढ़ मिट्टी, और जलोढ़ में खादर मिट्टी का निर्माण कैसे होता है अगर ये समझ गए तो बांगर मिट्टी भी समझ में आ जाएगी। खादर मिट्टी अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाया जाता है। क्यों? क्योंकि नदी जो है अपने साथ क्या करती है? चट्टानों को काट
काटती है और उसको अवसाद के रूप में अपने साथ लेकर आती है। जहां पर ढलान तीव्र होता है वहां तो इजीली वो उसको ढो पाती है, लेकिन जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इनका जो ढलान है, ढलान की स्पीड है, वो क्या हो जाती है, ये ढलान की स्पीड जो है ये कम हो जाती है। ठीक है कीर्ति जी, आप कमेंट बाद में कीजिएगा, अवश्य ही बताऊंगा, बिना बताए नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। तो ढलान में इनकी स्पीड कम हो जाती है, परिणामतः अपने अवसादों को ढोने में सक्षम नहीं हो पाती, तो अगल बगल अपने क्या कर देती है, इसको बिछा देती है। जब भी बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी चारों तरफ फैल जाता है, तो पानी जब भी वो फैलती है तो अपने साथ अवसाद जो लाई है उसको भी एक परत के रूप में क्या कर देती है, बैठा देती है, और इससे नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और इन मिट्टियों की बात करें तो इसमें भरपूर उर्वरता होती है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन कर लिया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी समझ में आ गया। वैसे क्षेत्र जहाँ पर हर साल बाढ़ लाया जाता है ना। अब देखिए इसके अपोजिट, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये तो नई वाली हो गई, पानी महाराज आ रही हैं और अपने साथ इसको लेकर आ रही हैं, बिछा दे रही हैं परत दर परत, तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी बन गई। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर मिट्टी की बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता, कभी कभी आ जाता है ना, कभी कभी आ जाता है। जैसे 2-3 सालों से तो लगातार ही आ रहा है जिस क्षेत्र में मैं हूँ, है ना, जहाँ की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है, पहले बाढ़ आया करता था, लेकिन अब बाढ़ आने की जो समस्या है वो दूसरे जिलों में चला गया है। अर्थात वैसे क्षेत्र जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता, यानी कि पहले से जलोढ़ मिट्टियों का यहाँ पर निर्माण किया जाता रहा, लेकिन एक समय आया जब नदियाँ आगे बढ़ गई और अवसादों को आगे खींच ले गई, है ना। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता, और यहाँ पर देखें हम पुरानी जलोढ़ मिट्टी की, तो ये जो तीसरा आपको गुलाबी गुलाबी दिख रही है ना, तो गुलाबी कलर से जो मैंने दिखाया है ना, ये वाला क्षेत्र देखिएगा, ये जितने भी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं ये कौन सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। कैसे इसको दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पर एक नदी मैंने बना रखा है, ये कौन सी है, घाघरा नदी, है ना। ये कौन सी नदी है, गंडक नदी, और ये कौन सी नदी है, बूढ़ी गंडक नदी। ठीक है, अब इस क्षेत्र को दर्शाएंगे कैसे, तो देखिएगा, अगर हम कहें कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तो सबसे पहला क्षेत्र ये कौन सा दोआब हो गया, घाघरा गंडक दोआब। तो घाघरा गंडक दोआब के अंतर्गत गोपालगंज, सिवान, छपरा, ये 3 जिले हैं। तो ये तीनों जिलों में आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद ये क्या हो गई, बूढ़ी गंडक, ये क्या हो गई, बूढ़ी गंडक। तो बूढ़ी गंडक का ये क्या हो गया, पूर्वी हिस्सा, ये क्या हो गया, पश्चिमी हिस्सा। तो हम कह सकते हैं कि बूढ़ी गंडक के पश्चिमी हिस्सों में, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी हिस्सों में भी आपको कौन सी पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी पाई जाती है। तो मैप दिख गया, दिमाग में याद हो गया। अब इसमें कौन कौन से जिले आते हैं आप लगातार डाल सकते हैं, है ना। तो जिले इसीलिए मैं बोला था रट जाने हैं जिले। तो यहाँ पर क्या हो गया, गोपालगंज, सिवान, छपरा हो गया, इधर आपको मुजफ्फरपुर, वैशाली, है ना, कुछ क्षेत्र देखे तो उधर आगे ये सारे क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तो जिले देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से जिले हैं, और उस जिलों पर भी आप क्या कीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैप बनाने का प्रयास कीजिए, इन सभी को वहाँ पर हाईलाइट करने का प्रयास कीजिए। पहले देख के कीजिए, उसके बाद बिना देखे कीजिए, और एक बार नहीं 10-12 बार कीजिए ताकि दिमाग में छप जाए। तो तीसरा क्षेत्र हमने ये वाला देख लिया, ये कौन सी मिट्टी हो गई, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसी को हम बोल लेते हैं बांगर मिट्टी। अब आते हैं चौथी और आखिरी, किसके अंतर्गत, तो उत्तरी बिहार के मैदान के अंतर्गत, जिसे हम बोलते हैं खादर मिट्टी। और खादर से मैंने क्या संबोधित किया कि जिस मिट्टी में हम खादर डालते हैं वो बहुत ही उर्वरा प्रकार का होता है, फसल इतनी हरी होती है कि काली दिखाई पड़ने लग जाती है ना। खादर की बात जब मैं कृषि करवाऊंगा तो बहुत सारी कॉमेडी वाली बातें हैं जो मेरे जीवन से संबंधित है, क्योंकि मैं भी एक कृषक का बेटा हूं, है ना। मेरे द्वारा भी बहुत खेती की गई है। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ इससे पहले कोई ऐसा पौधा नहीं है जो मैंने नहीं उगाया हो, है ना। सब्जी भी मैं उगाता था, है ना। उसके बाद धान, गेहूँ, जो गेहूँ का बीज छीटा जाता है ना, मेरे पूरे एरिया में लगभग 150 लोग थे, 150 में से कोई भी मेरे जितना फास्ट नहीं छीटता था। इतना प्रैक्टिस था, खाद भी डालने मैं ही जाता था, खेतों की जुताई करना मैं ही करता था। मुझे कार से ज़्यादा मज़ा आता है ट्रैक्टर चलाने में, और वो भी इस समय का जो लेवाही होता है ना धान रोपने के लिए, उसमें ट्रैक्टर चलाने में बहुत आनंद आता है। ऐसे लगता है कि क्या आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे जो है ना, ये भी उसके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैं कृषि वाले में बताऊँगा, पहले इसको समझते हैं। तो 3 दिमाग में छपे, पहला
पर्वतपादीय मिट्टी, दूसरा तराई और तीसरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर इसी को हम बोलते हैं बांगर मिट्टी। अब बात करते हैं खादर मिट्टी। खादर मिट्टी वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ देखने को मिलता है और बाढ़ की पानी जो अगल बगल में फैलती है अपने साथ उन अवसादों को भी उन क्षेत्रों में परत दर परत बिछा देती है। इससे नवीन प्रकार की जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और इसकी बात करें तो ये ग्रीन कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन कलर से जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वो क्षेत्र है जहां पर आपको कौन खादर मिट्टी पाई जाती है। अब जिले तो दिख रहे होंगे ना दिमाग में, उधर से आएंगे तो उधर आपको किशनगंज, पूर्णिया है ना, ये सारे आपको दिखाई देंगे, कटिहार दिखाई देंगे, आगे यहाँ पर मधुबनी, सुपौल, ये सारी जिले आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इधर देखें तो मुजफ्फरपुर का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है, वैशाली का भी कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये सभी क्षेत्रों को देखें तो क्या होगा, इन सभी क्षेत्रों को हम क्या कहेंगे, खादर मिट्टी कहेंगे। इसको और दर्शाना हो तो कैसे देखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि पूर्वी भागों में खादर मिट्टी की जो चौड़ाई है ना, खादर मिट्टी की चौड़ाई ये आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे हम पश्चिमी हिस्से में जाते हैं ये संकरा होते जाता है ना, पश्चिमी क्षेत्रों में जाते जाते संकरा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा क्षेत्र। चारों चीज क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया। अब इसकी विशेषताओं को देखेंगे। ठीक है, बैठा दिमाग में, एक बार हाँ या ना बोलिए, एक बार हाँ या ना बोलिए, फिर आगे हम यहां पर बढ़ते हैं। संकरा, संकरा यानी कि पतला, देख के भी तो समझना चाहिए भैया। चौड़ा से क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है, मतलब एक जगह पे आके वो मिल जाए। तो मिलने से पहले का जो क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं संकरा। जैसे गली की बात करें तो कहते हैं ना कि संकरी से गली में हम जा रहे हैं, यानी कि पतली गली में जा रहे हैं। तो चारों क्षेत्र दिमाग में आ गया। चलिए अब एक एक चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उप हिमालय पर्वतपादीय मिट्टी, इसकी विशेषता। तो देखिएगा यहाँ पर खुद से ही सोचना है, अब इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं। अगर बेसिक पता हो तो बाकी चीज़ हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर मिट्टी की हम परतों की बात करें तो परत मोटा होगा, पतला होगा, तो खुद से ही दिमाग लगानी है कि यहां पर क्या है भैया, ढलान है। और ढलान में जब नदियां तेज आती है ना, नदियों का बहाव क्या होता है, तेज होता है। साथ ही साथ देखें तो यहां पर वर्षा ज्यादा होता है। कल हमने देखा था, एक तो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर क्या होता है, वर्षा की मात्रा सबसे ज्यादा है। तो यहां पर एक तो क्या है, ढलान वाला क्षेत्र, और दूसरा वर्षा यहां पर होती है। इस कारण से यहां पर मिट्टी की परत मोटी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि परत जमेगी, बारिश आई, उसके साथ ढलान में क्या हो गया, ढल के नीचे आ गया। अर्थात यहां पर जो मिट्टी आपको पाई जाएगी वो कैसी, पतली प्रकार की पाई जाएगी। दूसरी विशेषता, यहाँ की मिट्टी जो है वो चिकनी प्रकार की है ना, चिकनी मिट्टी जिस पर फिसलन है। चिकनी मिट्टी पर कभी आपने चला है, बहुत मजा आता है चलने में। मेरे घर के पीछे एक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे तालाब खोदे गए हैं मछली पालन के लिए। तो जब उसको थोड़ा सा गहराई में खोदा गया तो उसके अंदर से चिकनी मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर, है ना। तो उस पर हम लोग जाते थे बारिश के मौसम में, है ना, तो बहुत स्लीप करते थे, मज़ा भी आता था। ठीक है, चलिए, किरकिर आवाज़ जो है ना वो एसी की आवाज़ है। डिस्टर्बेंस हो रहा है इससे तो बोल दीजिए एसी बंद कर देंगे, गर्मी में पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इतने से सुनाई दे रहा हो तो थोड़ी संतुष्टि हमें भी होनी चाहिए, ठंडे ठंडे में अच्छे से पढ़ा पाएंगे। हाँ, ये चिकनी मिट्टी है। इसका पहले देखा जाए तो बुजुर्ग लोग जो हुआ करते थे इसको शैम्पू के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे क्या होगा, जो हेड एंड शोल्डर लगाते हैं आप, है ना, विभिन्न प्रकार की क्लिनिक प्लस, पैंटीन, पता ना इतने सारे हैं, मैं तो खादी का प्रोडक्ट यूज़ करता हूं। तो विभिन्न प्रकार के क्या है यहाँ पे शैम्पू है। पहले लोग गरीब हुआ करते थे और इतने शैम्पू भी नहीं। अर्थव्यवस्था में आप पढ़ेंगे कि पहले जो शैम्पू हुआ करता था 1990 से पहले, ये लग्जरियस आइटम हुआ करता था, सभी लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते थे। तो उस समय लोग इन चिकनी मिट्टी का प्रयोग करते थे, इससे बाल धोते थे। और धो के देखिएगा बहुत मुलायम, जैसे लगता है कि विटामिन ई हमने लगा रखा है, इस प्रकार से ये मिट्टी मुलायम कर देता है। ठीक है, तो इन चिकनी मिट्टी का भी प्रयोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहली इसकी परत जो है पतली परत यहाँ पर पाई जाएगी, चिकनी मिट्टी है। और कलर की बात करें तो हल्के भूरे कलर का या फिर हल्के पीले कलर का आपको दिखाई पड़ता है। किसकी बात कर रहे हैं, पर्वतपादीय मिट्टी की। उसके बाद अभी हमने बात की इन क्षेत्रों में वर्षा जो है, वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। वर्षा अधिक होगी तो वहां पर नमी कम होगा या ज्यादा, तो नमी भी वहां पर क्या होगा,
होगा, ज्यादा होगा, अर्थात यहां पर आर्द्रता आपको अत्यधिक देखने को मिलती है। तो इन मिट्टियों में आपको आर्द्रता दिखाई देगा, नमी आपको ज्यादा यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद देखें तो यहां पर ह्यूमस की भी अधिकता देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वर्षा ज्यादा हो रहा है, तो वर्षा ज्यादा होगा तो यहां पर हमने देखा था जहां पर वर्षा ज्यादा होगा पेड़ पौधे वहां पर अत्यधिक जमते हैं, झाड़ी वाड़ी अत्यधिक होती है, परिणामतः इस मिट्टी में ह्यूमस की भी अधिकता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो ये मिट्टी काफी उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन ढलान की वजह से यहां पर अत्यधिक चीजें नहीं उगाया जा सकता। ये मिट्टी आपको उपजाऊ मिट्टी के रूप में देखने को मिलेगा। यहां पर उपजाए जाने वाले फसलों की बात करें तो यहां पर मुख्य रूप से हम धान उगाते हैं, धान के साथ साथ मक्का और जौ, ऐसे फसलों को भी इन क्षेत्रों में उगा लिया जाता है। तो पहली विशेषता हमने देख लिया पर्वत पादीय मिट्टी की। ठीक है, पहली। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरी है हमारी कौन सी? तराई मिट्टी, है ना। दूसरी कौन सी है? तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं यहां पर, इसमें से आधा से ज्यादा मैं यहां पर बता चुका हूं। देखिएगा, सारी चीजें इसी में से निकालेंगे। तराई मिट्टी की बात करें तो हमने देखा ये क्या है, ये लाइन जो है पर्वत पादीय मिट्टी की है, जो मेरा उंगली चल रहा है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? पर्वत पादीय। अब इतना मोटा नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। इतना की बात करें तो नेपाल तो आपका इतना ही होगा, है ना। इतना होगा तो आधा क्षेत्र तो यही हो जाएगा, तो यहां पर भी समझना है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है? पर्वत पादीय मिट्टी। और पर्वत पादीय मिट्टी के दक्षिण में देखें तो तराई प्रदेशों का निर्माण हो जाता है। कारण क्या है कि देखिए, जैसे ही जो नदियां हैं तो नदियां क्या करती है, ऊपर से पहाड़ी क्षेत्रों से ढलान से तेजी से आती है तो वो चट्टानों को तोड़ती है, और तोड़ने के साथ यहाँ पर क्या हो जाता है, कंकड़ बालू छोटे छोटे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पर्वत पादीय क्षेत्रों में, है ना, इसके दक्षिण में आपको तराई मिट्टी का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, जो आपको बिहार में कहाँ से, तो पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा कितनी, तो लगभग 5 से 8 किलोमीटर, 5 से 7 किलोमीटर की चौड़ी संकरी पट्टी के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आर्द्रता की। आर्द्रता यहाँ पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, तो कल की कक्षा से निकालना है। कैसे? यहाँ से वाष्पयुक्त जो भी हवाएं हैं उठी, हिमालय से टकरा के इन सभी क्षेत्रों में क्या कर दी, वर्षा कर दी। साथ ही साथ इन सभी क्षेत्रों में देखें तो नदियां हैं, सभी क्षेत्रों में क्या है, नदियां हैं। तो इन नदियों से इनको पानी की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात इन क्षेत्रों की मिट्टियों में, तराई मिट्टियों में आपको आर्द्रता भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। उसके बाद अभी मैंने बात किया कि तेजी से हिमालयी नदियां यहाँ पर आती हैं, उन नदियों के द्वारा चट्टानों को तोड़ा जाता है, तोड़ तोड़ के छोटे क्षेत्र, है ना, छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर बना दिए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि तराई मिट्टी के अंतर्गत छोटे छोटे आपको कंकड़ पत्थर भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये इसकी अगली विशेषता हो गई। उसके बाद हमने देखा था कि इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है ना, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा होने के कारण दो चीज़ें हमने देखा था। यहाँ पर जंगल की अधिकता देखने को मिलेगी, पेड़ पौधे बड़े बड़े दिखाई देंगे, है ना। उसके साथ साथ यहाँ पर दलदली भूमि का भी निर्माण हुआ है। तो तराई मिट्टी के अंतर्गत कहीं कहीं पर हमें दलदली भूमि भी दिखाई पड़ती है। ये इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। उर्वरता की बात करें तो उर्वरता, मिट्टी में क्या है, कंकड़ है, तो जहां पर भी कंकड़ अत्यधिक होगा यहां पर उर्वरता उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, उर्वरता उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, तो यहां पर मध्यम प्रकार की उर्वरता देखने को मिलती है। यह भी इसकी विशेषता हो गई। अगली विशेषता देखें, इसके रंग की बात करें तो रंग दोनों का सेम ही है, पर्वत पादीय और इसका दोनों का भी रंग की बात करें तो रंग सेम ही है। जैसे यहां पर देखा था हल्का भूरा या पीला, इसकी भी बात करें तो इसकी भी रंग जो है हल्का भूरा व पीले प्रकार की होती है। ठीक है, ये बातें क्लियर है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो फसलों की बात करें, प्रमुख फसलें, तो प्रमुख फसलें यहाँ पर देखा जाए तो हम धान भी उगा लेते हैं, गन्ना और पटसन, क्योंकि आर्द्रता यहाँ पर है, नमी रहती है और धान के लिए नमी चाहिए, साथ ही साथ कम से कम 2 इंच का पानी उसमें हमेशा रखना पड़ता है। तो रहे या ना रहे, नमी यहाँ पर होनी चाहिए। नमी यहाँ पर देखने को मिलती है, आर्द्रता देखने को मिलती है, परिणामतः इन क्षेत्रों में हम धान उगा लेते हैं, और धान के साथ साथ यहाँ पर इन क्षेत्रों में गन्ना, पटसन, ये सारी चीज़ें, गन्ना इसलिए उपजा लेते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में चूना की पर्याप्त मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, मिट्टी में चूना की मात्रा देखने को मिलती है, परिणामतः हम यहाँ पर गन्ना भी उगा लेते हैं, पटसन भी यहाँ पर उगा लेते हैं। तो ये हो गई हमारी दूसरी मिट्टी की विशेषता, जो है तराई मिट्टी। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं तीसरी मिट्टी, इस वाले क्षेत्र की, और इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोले, बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी को ही हम बल सुंदरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। बांगर मिट्टी को ही हम बल सुंदरी
सुंदरी मिट्टी के नाम से ही जानते हैं, तो ये बातें याद रखिएगा। बांगर मिट्टी अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बल सुंदरी मिट्टी हम बोल लेते हैं। अब देखिएगा ये कहाँ होगा, तो अभी मैंने बताया था जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उन क्षेत्रों में आपको ये बल सुंदरी मिट्टी या बांगर मिट्टी देखने को मिलेगी। यहां पर देखें मुख्यतः कहां, तो ये हो गई घाघरा, ये होगी गंडक, घाघरा गंडक दोआब, और ये हो गई बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भागों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी जो होती है क्षारीय प्रकृति की होती है ना। यहां पर देखें तो चूना, और चूना के साथ साथ पोटास की भी अधिकता यहां पर देखने को मिलती है। अब चूना आ गया तो यहां पर क्या होगा भैया, गन्ना, गन्ने के लिए क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है, साथ ही साथ फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और ऐसे क्षेत्र में जहां पर आपको चूना पोटास की अधिकता पाई जाएगी, यहां पर जो गन्ना है, गन्ना बड़े स्तर पर उगाया जाता है। परिणामतः इन क्षेत्रों में आपने देखा होगा गन्ना उगाया जाता है, और परिणामतः यहां पर आपको गन्ने से संबंधित फैक्ट्री अर्थात चीनी मिल भी आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया गन्ना के लिए ये क्षेत्र क्या है, उपयुक्त है। प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसलें यहां पर धान है ना, धान उगा लेते हैं, गेहूं, गन्ना, मक्का, तंबाकू, ये सभी के सभी फसलें हैं। ये सभी फसलें हम यहां पर आसानी से उगा पाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसकी अगर बात करें, इन दोनों में तुलना करें खादर और बांगर मिट्टी में, तो खादर मिट्टी की अपेक्षा अगर इसकी बात करें तो ये मोटा कड़ वाला मिट्टी है, ये महीन कड़ वाला मिट्टी है, ये क्या है, मोटा कड़ वाला मिट्टी है। और मोटा कड़ वाला होगा तो यहाँ पर इसमें क्षमता जो होगी, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, है ना। आर्द्रता क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, नमी ग्रहण करने की क्षमता इन मिट्टियों में पाई जाती है। ठीक है, अब लास्ट बात करते हैं कि इसका रंग क्या है, तो इसका रंग जो होता है वो भूरे प्रकार का और सफेद प्रकार का रंग आपको दिखाई पड़ता है। क्लियर है, तीसरा क्षेत्र कंप्लीट है, दिमाग में बैठाते जाने हैं, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, हम अच्छे से करेंगे। ठीक है, मुझे लगा था कि आधे घंटे में मैं करवा दूंगा, 1 घंटे होने वाले हैं, अभी हम एक ही पार्ट में हैं, अभी दूसरा और तीसरा पार्ट तो अभी बाकी ही हैं, लेकिन समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे हम ज़्यादा भी पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इतने अच्छे से कि दिमाग में छप जाए। ठीक है, 3 क्लियर हो गया। चलिए चौथी की बात करते हैं। चौथी, ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये खादर मिट्टी का क्षेत्र है, और इसकी बात करें तो ये क्या है, नवीन जलोढ़ का मिट्टी है, जिसे हम खादर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी बात करें कहाँ कहाँ, तो देखिएगा यहाँ की जो गंगा घाटी है ना, यहाँ पर मैंने सम्मिलित नहीं किया लेकिन ध्यान रखिएगा, जो गंगा घाटी है ना, तो गंगा घाटी के आसपास में भी क्या होता है, बाढ़ के पानी को थोड़ा सा अगल बगल में क्या होता है, वो चढ़ जाता है। तो गंगा घाटी का क्षेत्र है, आपको यहाँ भी दिखाई देगा, है ना। उसके बाद ये गंडक है, गंडक के घाटी वाले क्षेत्र में भी हल्के प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद बूढ़ी गंडक के घाटी में तो दिखाई देगा ही देगा। इसके अलावा जितनी भी है कोशी, महानंदा, इन सभी की जो निचली घाटियां है, इन सभी घाटियों में आपको दिखाई पड़ता है कौन सी, खादर मिट्टी। लेकिन मुख्य क्षेत्र आपको क्या याद रखना है, यही वाला क्षेत्र। ठीक है, जो मैंने ग्रीन से यहाँ पर रंग रखा है। ठीक है, तो विस्तार कहाँ कहाँ, गंगा घाटी में, है ना, इसको भी तो हम गंगा घाटी ही कहेंगे ना, ये सभी के सभी गंगा घाटी, गंडक की घाटी, बूढ़ी गंडक की घाटी, कोशी व महानंदा की जो निचली घाटियां हैं, इन सभी घाटियों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। जिले देख लीजिएगा, सभी जिले को यहाँ पर सेट करके देखना है। ठीक है, इन मिट्टियों की रंग की बात करें तो ये गहरा भूरा और काले प्रकार का होता है, गहरा भूरा या फिर काले प्रकार की खादर मिट्टी का रंग देखने को मिलता है। उर्वरता की बात करें तो भरपूर उर्वरता होगी, क्यों, क्योंकि प्रतिवर्ष हम फसलों को लगाते हैं, फसलें उसमें से उर्वरता को ले लेती है अपना विकास करने के लिए, परिणामतः वो धीरे धीरे अनउर्वर होते जाता है। लेकिन उसके लिए उर्वरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, जो कि सही नहीं है। जैविक खाद का प्रयोग करें, सबसे ज़्यादा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ष एक नया नया परत बनाया जाता है, परिणामतः यहाँ पर उर्वरता आपको भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। और ऐसे क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखें तो बाढ़ का पानी लगे रहता है ना, तो ये ऐसे क्षेत्र जो हैं धान के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है। लेकिन वर्तमान में देखें भैया, बाढ़ हमारा ही धान पूरा डुबा दिया। उस दिन बताया था ना कि घर वाले धान की पूरी रोपनी करवा दिए एकदम मज़े से, और रात भर इतनी बारिश है कि पूरा धान डूब चुका है। ठीक है, तो धान की खेती के लिए तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर बाढ़ की विभीषिका भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर बात करें, देखिएगा
अभी हमने देखा था वर्षा में, कल देखा था कि इन क्षेत्रों में जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा अत्यधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वर्षा आपको किशनगंज में देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता पाए जाने के कारण इन क्षेत्रों में क्या कर लिया जाता है, जूट उगा लिया जाता है। और जूट में आपने देखा होगा, इससे प्रश्न पूछा गया है, पूर्णिया वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जूट उगाया जाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में अत्यधिक हम देखें, अब देखिए जो भी यहाँ पर फसल करवाऊंगा उसका लेटेस्ट डेटा होगा। ठीक है, लेटेस्ट डेटा होगा, इस पर सबसे ज़्यादा मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल क्या होता है, यहाँ की डेटा चेंज होती है और इन डेटा से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा समय लगे, है ना, एक दिन में थोड़ा कम ही हम कक्षा करेंगे, लेकिन करेंगे तो करंट न्यूज़ के साथ करेंगे। पूरा मुझे आर्थिक सर्वेक्षण देखना पड़ेगा। कृषि विभाग का पूरा वेबसाइट लगभग 350 पेज का है, उन सभी में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से हम क्या क्या चीज़, और साथ ही साथ इंडिया एयर बुक है, इंडिया एयर बुक में भी भारत सरकार के द्वारा डेटा दिया जाता है। तो इन तीनों जगहों से डेटा को खंगालूंगा, करंट डेटा, उसके बाद से यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, ये जिलों की बात करें तो हर साल जिले भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उत्पादन में बात करें तो किसी वर्ष किसी जिले में ज़्यादा उत्पादन हुआ, किसी वर्ष किसी जिले में, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी होगा करंट डेटा के साथ होगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन मेहनत करके आएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वर्षा की मात्रा अत्यधिक होने के कारण इन खेतों में जूट की खेती कर ली जाती है ना, जूट की खेती यहाँ पर की जाती है। उसके लिए विशिष्ट देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलता है। इन मिट्टियों में देखें तो नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, परिणामतः हम यहाँ पर खेतों में कुछ भी बोने से पहले हम यूरिया देते हैं। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन हमें यहाँ पर अलग से देना पड़ता है। तो इन मिट्टियों की ये सारी विशेषता है। ठीक है, तो चारों क्लियर है, एक बार बताइएगा। थोड़ा सा 2 मिनट बैठ लेता हूँ, फिर अगले पर आएंगे। ठीक है, आज पूरा कंप्लीट करना है मिट्टियाँ, ऐसा नहीं कि छोड़ के जाना है। अभी समय है हमारे पास, आधे घंटे से ज़्यादा समय है, पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। चारों क्षेत्र क्लियर हो गया, दिमाग में बैठा लेने हैं, दिमाग में बैठा लेने हैं। मेरा पानी भी खत्म हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सेक्शन पर। पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया हमारा, उत्तर बिहार का मैदान। ठीक, चलिए देखते हैं कितना छपता है। लास्ट में पूछूंगा इसमें ब्लैंक मैप, और ब्लैंक मैप में मैं हाईलाइट करूंगा कि कौन सा क्षेत्र है, आप लोग बताएं। ठीक है, देखिए बांगर बलसुंदरी, ये एक ही है। यहाँ की बांगर मिट्टियों को हम बलसुंदरी बोलते हैं, जबकि दक्षिण वाले क्षेत्र में देखेंगे, दक्षिण में तो वहाँ पर करैल केवाल बोलते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम यहाँ पर दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी, है ना, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी। ठीक है, अब इसका विस्तार देखिए कहाँ से कहाँ। तो हमने देखा था सबसे पहले ये ग्रीन कलर से मैंने गंगा जी को दिखा दिया है। गंगा जी बिहार को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है। फिर से मैं बराबर बोल रहा हूँ, बराबर नहीं होता है, मतलब मध्य भाग से क्या कर देती है, विभाजित कर देती है। तो यहाँ पर हम देखें दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी, इसका विस्तार, तो इधर क्या है, आपको पठारी भाग दिखाई देगा और इधर गंगा। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण बिहार के मैदान का विस्तार जो है, उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में सीमांत पठारी क्षेत्रों तक पाया जाता है। तो विस्तार का डेफिनेशन देना होगा तो हम इस तरह से देंगे। अब इन मिट्टियों में भी देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलती है, अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। तो इन विशेषताओं के आधार पर यहाँ के, है ना, यहाँ के मिट्टी को भी हम 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। कौन कौन से, तो पहला हो गया कगारी मिट्टी, दूसरा हो गया टाल मिट्टी, तीसरा पुरानी जलोढ़ और चौथा बलथर मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था अभी उत्तर बिहार के मैदान में पुरानी मिट्टी जो थी बांगर मिट्टी, इसको हमने बलसुंदरी मिट्टी कहा था। जबकि यहाँ पर देखें दक्षिण में, तो दक्षिण में जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम करैल केवाल मिट्टी से संबोधित करते हैं। मिट्टी एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है, ध्यान में रखना है। ठीक है, सारी चीजें समझते हैं और क्षेत्र कौन कौन सा है वो भी हम देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पर बात करते हैं कगारी। जब मैं यहाँ पर
भौगोलिक विशेषताएं पढ़ा रहा था, तो वहीं पर मैंने बताया था कि गंगा नदी के द्वारा अपने दक्षिणी क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, जो अवसाद हैं, अवसादों को बड़े स्तर पर धकेला जाता है। कारण क्या कि इन क्षेत्रों में देखा जाए तो इन क्षेत्रों में गंगा नदी का बहाव का स्पीड कम रहता है। परिणामतः जो भी अवसाद होते हैं उन सभी अवसादों को अपने दक्षिण वाले क्षेत्र यानी कि इधर इसको क्या कर दिया जाता है, धकेला जाता है। परिणामतः यहाँ पर प्राकृतिक कगार, प्राकृतिक प्रकार के बांधों का निर्माण हुआ है और इन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है उसी को हम कहते हैं कगारी मिट्टी। तो कगारी मिट्टी कहाँ होगी भैया, तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्रों में, है ना, गंगा के दक्षिणी क्षेत्रों में आपको कगारी मिट्टी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके अलावे देखें तो और कहाँ देखने को मिलेगी, तो इसके अलावे यहाँ पर क्या है, आपकी सोन नदी है। तो सोन नदी के द्वारा भी कुछ क्षेत्र यहाँ पर कगारी मिट्टी देखने को मिलेगी। पुनपुन नदी, फल्गु नदी, किउल नदी, इन सभी के कगारों में भी आपको देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं कगारी मिट्टी। तो मुख्य रूप से देखें तो ये जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, कगारी मिट्टी बोलते हैं। जो गंगा के कगार निर्माण किया गया है गंगा के द्वारा, तो इन क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है इसको हम बोलते हैं कगारी मिट्टी। ठीक है, अब कगारी इसकी विशेषता क्या है, तो ये उच्च वाला भाग है। इसके दक्षिण में देखिए, कगारी मिट्टी के दक्षिण में तो आपको टाल क्षेत्र देखने को मिलेगा। और ये क्या है, तो जल निमग्न क्षेत्र है, जहां पर वर्षा के दिनों में क्या रहता है, जल भराव रहता है और जब ये जल सूख जाता है तो वहां पर हम फसलों को लगा लेते हैं। ठीक है, तो दो शब्द है यहां पर समझिएगा। पहला देखिएगा, यहां पर मैंने ब्लू से कलर कर रखा है ना, ब्लू से कलर कर रखा है, इसका क्षेत्र देखते हुए चलेगा। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर वाला, ये क्या है, तो ये कगारी मिट्टी वाला क्षेत्र है। कौन सा मिट्टी है, कगारी मिट्टी वाला क्षेत्र है। कहां पाया जा रहा है, तो आपको गंगा नदी के दक्षिण में पाया जा रहा है। दिख गया, दिमाग में बैठ गया होगा। तो गंगा नदी के दक्षिण में आपको कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जो कगार प्रदेश है, कगार क्षेत्र है, वहां पर पाया जाता है कगारी मिट्टी। ठीक है, इसकी विशेषता भी यहीं पर देखते हुए चलते हैं, क्योंकि पहले वाले में पहले लोकेशन दिखाया फिर विशेषता बताया, तो यहां पर ज्यादा टाइम लग गया। कगारी मिट्टी की बात करें तो देखिएगा ये कहां पाया जाएगा, तो नदियों के किनारे जो तटबंध बने हुए हैं, तटबंध बने हुए नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, वहां पर पाया जाता है। मुख्य रूप से कहां, तो गंगा नदी के दक्षिणी तट पर, इसके साथ साथ सोन, किउल, पुनपुन, फल्गु, इनके किनारों पर भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपके गंगा के दक्षिणी किनारों में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर देखें तो यहां पर चूना की प्रधानता है। इन मिट्टियों में चूना की प्रधानता देखने को मिलती है। इस मिट्टी की गठन की बात करें तो मिट्टी का गठन का मतलब हो गया, एक होता है भुरभुरे टाइप का, यानी कि उसको हम बोलते हैं हल्के गठन का। एक होता है टाइट प्रकार का, यानी कि मिट्टी से मार दीजिए तो किसी का सर फूट जाए, उसको हम बोलते हैं टाइट प्रकार का। तो चिकनी मिट्टी की अगर हम गठन की बात करें तो वो कैसा होता है, एकदम टाइट प्रकार का। अगर सूख जाए तो उसको फोड़ने में ईजिली हम नहीं फोड़ पाते। आप लोगों ने कृषि कार्य शायद किया है या नहीं किया है, मैंने किया है। जैसे खेत को हम क्या करते हैं, कुदाल, फावड़ा जो होता है उससे हम कोड़ते हैं। एक तो होता है ट्रैक्टर से जोतना, दूसरा होता है कोड़ना। तो कोड़े या जोते उससे बड़े बड़े ढेले निर्मित होते हैं। अब उन ढेलों को हम क्या करते हैं, फोड़ते हैं। या तो कुदाल का जो पास होता है, पास से फोड़ें, या फिर किसी डंडे से फोड़ें। तो यहाँ पर हम देखें, जिस मिट्टी का गठन टाइट होगा, हल्का नहीं होगा, टाइट होगा, उसको हम आसानी से नहीं फोड़ पाएंगे। पता चला कि कुदाल ही टूट गया या लकड़ी ही टूट गई, किसी व्यक्ति को मार दें तो सर फूट गया, ऐसी समस्या आपको कहाँ, तो चिकनी मिट्टी में देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो भी मिट्टी है इनका गठन क्या है, हल्का है। गठन क्या है, हल्का है, अर्थात इसमें जो ढेले होंगे, किसी को मारिए तो चोट लगेगा, सर नहीं फूटेगा, लेकिन जो ढेला होगा वो भी यहाँ पर फूट जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इजीली तोड़ पाएंगे। तो इनके गठन की बात करें तो गठन कैसा है, तो गठन इनका कैसा है, हल्के प्रकार का। रंग की बात करें तो इन मिट्टियों का रंग आपको भूरे रंग का दिखाई देगा। और यहाँ पर जो फसलें उत्पादित की जाती है, इनमें प्रमुख फसलों में देखें तो यहाँ पर जौ, मकई, सरसों, मिर्च, ये सभी प्रकार के फसलें हम इन क्षेत्रों में उगा लेते हैं। कौन से क्षेत्र में, कगारी वाले क्षेत्र, जहां पर आपको कगारी मिट्टी दिखाई पड़ती है। तो ब्लू वाला रंग जो है ये हो गया कगारी मिट्टी, ये हो गया हमारा पहला क्षेत्र। ठीक है, अब दूसरे क्षेत्र पर आते हैं, जो क्या है हमारा टाल क्षेत्र। दूसरा क्या है, टाल मिट्टी, है ना। कहां पाया जाएगा, टाल क्षेत्रों में। तो इसका विस्तार देखें तो कहां देखने को मिलेगा, तो विस्तार देखिएगा आपको, जो ये कगारी क्षेत्र है
कगारी क्षेत्रों के आपको दक्षिण में विस्तार दिखाई देगा। कहां से? तो यहां कौन सा जिला है? बक्सर है, और यहां कौन सा है? भागलपुर है। तो बक्सर से लेकर भागलपुर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। किसका? तो हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? टाल मिट्टी की, है ना। बात कर रहे हैं किस चीज की? टाल मिट्टी की। तो टाल मिट्टी का विस्तार आपको कहां देखने को मिलेगा? तो आपको कहां? तो कगारी मिट्टी है, कगारी मिट्टी के दक्षिण में देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्षेत्र समझ में आ गया। अब देखिएगा इसकी बात करें, ये कौन सा क्षेत्र है? तो हमने देखा था यहां पर ये निम्न भूमि का क्षेत्र है। जहां पर वर्षा आती है तो वर्षा का जल भर जाता है और वर्षा काल में ये पूरा जलमग्न रहता है। लेकिन वर्षा काल जब समाप्त हो जाता है तो यहाँ के जल भी क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, नदियों में चले जाते हैं। परिणामतः ये क्षेत्र यहाँ पर सूखा हुआ हो जाता है और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं? फसल उगा लेते हैं। ठीक है, देखिएगा विस्तार की बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर की पट्टी में, है ना। यहाँ पर मैंने मोटा बनाया है ताकि याद रहे। अगर हम देखें जो पैमाना है तो पैमाने पर ये बहुत ही पतला दिखाई पड़ेगा। तो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में कहां से? तो बक्सर से लेकर भागलपुर तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। किसका? टाल मिट्टी का। क्लियर है? चलिए इसकी बात करें तो देखिएगा ये जो मिट्टी है ये भूरे रंग का है, और कड़ों की बात करें तो यहाँ की कड़ जो है मोटी कड़ है। ये जो मिट्टी है मोटी कड़ वाली है। कारण क्या है? कारण क्या है? तो यहाँ ये किन नदियों के द्वारा? तो जो हम देखें ये पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र के नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर क्या है? तो बालू की अधिकता इसी कारण इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इसकी बात करें तो ये भूरे रंग की ये क्या है? भूरे रंग की मिट्टी है। और बात करें तो मोटी कड़ वाली मिट्टी है। यहां पर मुख्य रूप से फसलों की बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये दलहन के लिए फेमस है। यहां पर दलहन से संबंधित सभी फसलें उपजाई जाती हैं, जैसे अरहर हो गया, चना हो गया, है ना। अरहर, चना और क्या क्या आ जाएगा? मसूर आ जाएगा, मटर आ जाएगा। तो ये सभी के सभी इन क्षेत्रों में उगाया जाता है। तो ये जो टाल क्षेत्र है ये किसके लिए? दलहन उत्पादन के लिए फेमस है। ये बातें याद रखिएगा। तो ये हमने देख लिया दूसरा क्षेत्र, है ना। दूसरा क्षेत्र देखा हमने किस कलर से? लाल कलर से। ये हो गया हमारा दूसरा क्षेत्र। दिमाग में बैठाते हुए चलना है। अब बात करते हैं तीसरा क्षेत्र का, और तीसरा क्षेत्र जो मैंने यहाँ पर आपको ब्लू कलर से दर्शा रखा है ये है तीसरा क्षेत्र। और इसकी बात करें तो ये कौन सी मिट्टी है? पुरानी जलोढ़ की मिट्टी, या फिर इसी को हम बोलते हैं करैल केवाल मिट्टी। कौन सा? करैल केवाल मिट्टी। ये कौन सा क्षेत्र है? पुरानी जलोढ़ का मिट्टी। इसका भी विस्तार देखिए तो कहाँ देखने को मिलेगा? तो देखिएगा विस्तार हम कह सकते हैं कि टाल क्षेत्र जो है ना, टाल क्षेत्र के कहाँ? दक्षिण में। और यहां पर देखा जाए तो जो सीमांत, जो छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार है, तो इसके बगल में, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि छोटा नागपुर का पठार, है ना, छोटा नागपुर का पठार और दक्षिणी गंगा का जो क्षेत्र है, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, दूसरे भाषा में समझिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा हल्के क्षेत्र में। जो टाल क्षेत्र है, टाल क्षेत्र के दक्षिण में इसका विस्तार आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी बात करें ये कैसा? तो देखिएगा इसके रंग की बात करें तो ये गहरे भूरे रंग का, हल्के पीले रंग का या गहरे पीले रंग का होता है। कैसा कैसा? तो गहरे भूरे रंग का या हल्के भूरे पीले रंग का या पीले रंग का, ये होता है हमारा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी की विशेषता देखिए तो क्या विशेषता है? देखिएगा अम्ल और क्षार दो होते हैं। इन मिट्टी में देखें तो अम्लीयता और क्षारीयता दोनों की देखा जाए तो संतुलन यहाँ पर देखने को मिलता है, दोनों में संतुलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्षारीय और अम्लीय गुण का संतुलन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इन क्षेत्रों की बात करें तो भैया ये क्या है? तो हमारा जलोढ़ मिट्टी है। तो देखा जाए तो ये भी क्या होगा? हमारा उपजाऊ होगा, है ना। ये क्षेत्र जो होंगे उपजाऊ क्षेत्र होंगे। इन क्षेत्रों की बात करें तो जल ग्रहण क्षमता इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये बालू वाला क्षेत्र है और बालू वाले क्षेत्र पानी को ज़्यादा सोखता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो ये इन मिट्टियों की जल ग्रहण क्षमता क्या होती है? अत्यधिक होती है। और यहाँ पर उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसल क्या है? तो धान, गेहूँ, बाजरा, अरहर, ये सभी प्रकार की फसलें जो हैं इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, तो विस्तार देखिएगा कहाँ से?
तो ये आपको बक्सर वाले क्षेत्र में भी दिखाई देगा, ठीक है, बक्सर वाले क्षेत्र में दिखाई देगा। और कहाँ तक, तो इधर भागलपुर तक आपको दिखाई देगा। इधर आगे बढ़ेंगे तो बक्सर, रोहतास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पठारी क्षेत्र भी है, पठारी क्षेत्र के बगल में आपको क्या होगा, तो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो बक्सर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, ठीक है। इधर आगे बढ़ेंगे तो आपको पटना, नालंदा, जहानाबाद, ये सभी क्षेत्र आपको बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, तो आपको कहाँ, भागलपुर तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये विस्तार आप सभी को समझ में आ गया। 3 क्षेत्र हमने देख लिया। अब बात करते हैं चौथी क्षेत्र की, जो आपको यहाँ पर लाल कलर से, लाल कलर ये नहीं है, इसको कौन सा कलर बोलते हैं, इसको कौन सा कलर बोलते हैं, कलर सारे मुझे नहीं पता, जैसे लड़के लड़कियों के कलर में बहुत भेद होता है। लड़कों का जो कलर होता है एक लाल ही होता है, ठीक है, ये तो पिंक है। अब हमारे लिए क्या है, पिंक है, लेकिन लड़कियों के लिए इसमें पिंक में भी कई सारे कलर हैं, गहरा पिंक, हल्का पिंक, पता ना कितने सारे पिंक हो जाते हैं। ये बात रियलिटी भी है, ये बात रियलिटी भी है। पुरुषों से ज़्यादा कलर महिलाएं देख पाती है ना। जितने पुरुष कलर देख पाते हैं उससे ज़्यादा महिलाएं कलर देख पाती हैं, ठीक है। ये साइंस ने बातों को माना है, ठीक। चलिए क्यूटी जी ने यहाँ पर बोला है मैरून, हाँ मैरून कलर है ये, ठीक है। ये मैरून कलर से जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये आपको क्षेत्र किस चीज़ का, तो बलथर मिट्टी का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका विस्तार फिर जोड़ दीजिए, कहाँ आपको विस्तार देखने को मिलेगा, तो इधर क्या है, छोटा नागपुर का पठार, और इधर हमने क्या देखा, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इन दोनों के बीच में पाया जाता है कौन सा, बलथर मिट्टी। विस्तार कहाँ, तो दक्षिणी गंगा का मैदान जो है ना, दक्षिणी गंगा का मैदान और छोटा नागपुर का पठार, तो इन दोनों का जो मिलन क्षेत्र है, अर्थात बॉर्डर वाला इलाका है, उन क्षेत्रों में आपको बलथर मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो पठारी के बाद है भैया, अर्थात यहाँ पर यहाँ की मिट्टियों में रेत, कंकड़, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उर्वरता की बात करें तो यहाँ पर उर्वरता आपको निम्न प्रकार का देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि पठारी भाग के यहाँ पर पास में है, तो यहाँ पर बड़े बड़े, है ना, यहाँ पर कंकड़, आपको रेत, ये सारी चीज़ें इन मिट्टियों में देखने को मिलती है। और उर्वरता की बात करें तो यहाँ पर निम्न उर्वरता वाला क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई देखें तो कहाँ, तो हमारा जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हो गया इसके, और यहाँ पर देखिए पठारी क्षेत्र, इन दोनों के बीच में आपको देखा जाए तो लगभग 5 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में आपको कहाँ से कहाँ, तो इधर क्या हो गया, बक्सर कैमूर वाला क्षेत्र हो गया, बक्सर तो यहाँ हो गया, कैमूर से लेकर, है ना, कैमूर से लेकर आपको बांका भागलपुर तक आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। विस्तार कहाँ से कहाँ, तो कैमूर के पठार से लेकर आपको कहाँ तक, तो उधर बांका भागलपुर तक आपको ये विस्तार दिखाई देगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 4 क्षेत्र, तो चारों क्षेत्र क्लियर हो गया। इन क्षेत्रों में फसलों की बात करें तो कौन कौन से फसल उगाए जाएंगे भैया, तो यहाँ पर उर्वरता क्या है, बहुत ही कम है, अर्थात मोटे प्रकार के यहाँ पर अनाज उगाए जाएंगे, जैसे कि हमारा ज्वार बाजरा हो गया, मक्का हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर दलहन भी हम उगा लेते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर याद रखिएगा। इस रंग, इस जो मिट्टी है इसके रंग की बात करें तो ये लाल और पीले रंग का होता है, लाल और पीले रंग का होता है। और इसमें पानी सोखने की बात करें तो सोखेगा कितना, तो ज़्यादा सूखेगा। कारण क्या, तो बालू वाला क्षेत्र है, कंकड़ पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र में आप पानी डालते जाइए, वो अंदर जाते चला जाएगा, अर्थात ये जो मिट्टी है ये जल सूखने में सक्षम होती है। तो ये 4 क्षेत्र समझ में आ गया। पहला क्षेत्र हमने देखा कगारी मिट्टी, जो गंगा के किनारे से आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा। कगारी के बाद हमने देखा यहाँ पर कौन सा, तो टाल मिट्टी, जो आपको इसी के साथ साथ लगते हुए कहाँ से, बक्सर से भागलपुर तक दिखाई देगा। फिर हमने देखा यहाँ पर करेल केवाल मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो आपको कैमूर से लेकर उधर भागलपुर तक दिखाई देगा। और इसी के नीचे दक्षिण में हमने देखा यहाँ पर बलथर मिट्टी, जो आपको कहाँ, कैमूर से लेकर भागलपुर बांका तक दिखाई पड़ेगा। क्लियर है। चारों छप गए, चारों छप गए। अब चलिए अंतिम पर चलते हैं, अंतिम पेज, ठीक है। अंतिम पेज है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे तीसरा कौन सा विभाजन था, तो दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी, दक्षिणी सीमांत पठार की मिट्टी। और इसमें भी कुछ विभिन्नताएं हैं और इन विभिन्नताओं के आधार पर इसको भी हम 2 उपवर्गों में विभाजित करते हैं। पहला लाल बलुई मिट्टी और दूसरा लाल पीली मिट्टी, ठीक है। पहला क्या है, लाल बलुई, और दूसरा क्या है, लाल पीली मिट्टी, ठीक है। अब देखिएगा कहाँ पर क्या पाया जाता है, देखिएगा।
सबसे पहले इजी है, 2 ही क्षेत्र है, इजीली याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लाल बलुई मिट्टी की बात करें तो जो ये कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र, आपको कैमूर के पठारी क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, है ना, कैमूर रोहतास का पठारी क्षेत्र, इन पठारी क्षेत्रों में आपको पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, लाल बलुई मिट्टी तो कहाँ पाया जाता है? कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में। और इन मिट्टी में देखें तो इन मिट्टियों में बालू की मात्रा अत्यधिक होती है और साथ ही साथ उपजाऊ की बात करें तो ये बहुत ही कम उपजाऊ हैं। यहाँ पर फसलें पहले बहुत ही कम उपजाई जाती थी, लेकिन सोन परियोजना के माध्यम से यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था है, परिणामतः यहाँ पर कुछ फसलें भी उगा ली जाती हैं। जब हम सिंचाई परियोजना देखेंगे और कृषि देखेंगे तो उन दोनों में भी इन क्षेत्रों का जिक्र आपको आएगा। तो ये कम उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य रूप से मोटे अनाज ही उगाए जाएंगे। ठीक है, उर्वरता यहाँ पर है नहीं। इन क्षेत्रों में हमने देखा था भौगोलिक प्रदेश के रूप में यहाँ पर क्या था? जीवाश्म पाया जाता था, अर्थात इससे हम अंदाजा ये लगाते हैं कि यहाँ पर पहले सागर महासागर हुआ करते थे। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में, इन मिट्टियों में जीवाश्म की भी अधिकता देखने को मिलती है, जीवाश्म पाया जाता है। यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं, जैसे कि हमारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, मड़ुआ हो गया। मड़ुआ कितने लोग उपजाए हैं, पड़े हैं, है ना? मड़ुआ की रोटी खाए हैं ना? मड़ुआ की रोटी और उसके साथ क्या खाते हैं? हाँ, जो छोटी वाली मछली होती है, मैंने बचपन में खाया था, अब तो यहाँ संभव ही नहीं है, बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर मुख्य रूप से मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो ये हो गया लाल बलुई वाले क्षेत्र। कहाँ पाया जाता है? तो कैमूर रोहतास के पठारी भाग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लू से दर्शाया है, ये है आपका दूसरा क्षेत्र। ब्लू से जो दर्शाया है ये है आपका दूसरा क्षेत्र, अर्थात पहले वाले मैप से ये जुड़ जाएगा, है ना, पहले वाले मैप से जुड़ जाएगा। यहाँ पर कौन सा? तो बलथर मिट्टी पाई जा रही थी, बलथर मिट्टी के दक्षिण में, अर्थात जो सीमांत पठारी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इसकी विस्तार देखें तो कहां से? तो इधर हम देखें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, है ना, यहाँ पर मुंगेर की जो खड़गपुर की पहाड़ी है ना, मुंगेर की खड़गपुर की पहाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में। और यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा बांका हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बांका हो जाएगा। मड़ुआ क्या होता है भैया? कृषि वाले चैप्टर में बताऊंगा, यहाँ नहीं बताऊंगा। विष्णुदेव जी अपने मड़ुआ खाया ही नहीं, अर्थात लग रहा है आप बिहार से है नहीं, शहरी क्षेत्रों से है, गांव में अपने जीवन व्यतीत नहीं किया है। और जो गांव में जीवन व्यतीत नहीं किया ना, वो बहुत चीज़ें खो देते हैं, वो उनको पता भी नहीं चलता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक, यहाँ पर ये देखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं? लाल पीली मिट्टी की। तो विस्तार कहाँ से कहाँ? तो यहाँ औरंगाबाद हो गया, है ना, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, मुंगेर के जो खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र है, और बांका, इन सभी क्षेत्रों में जो मिट्टी का विस्तार पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इन मिट्टियों की निर्माण देखे हुआ कैसे? जैसे इन मिट्टियों के निर्माण हमने देखा था मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ, लेकिन इन मिट्टियों की बात करें तो इसका निर्माण जो हुआ है आग्नेय और रूपांतरित प्रकार की जो चट्टानें हैं, वही चट्टानें विघटित होती है, वही चट्टानें क्या होती है? विघटित होती है, और उनके विघटन से इसका निर्माण हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विघटन से लाल पीली मिट्टी की यहाँ पर निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, इसका नाम लाल और पीली मिट्टी क्यों पड़ा? तो इन मिट्टियों में देखें तो लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है, परिणामतः ये लाल दिखाई पड़ती है ना। जब इसमें पानी मिक्सअप होता है तो ये अधिक लाल हो जाता है ना। तो यहाँ पर लौह तत्व की अधिकता के कारण ये जो मिट्टी है इसका जो कलर है वो लाल पीला हो जाता है। ये बातें क्लियर है? तो इन मिट्टियों में लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है, इसलिए मिट्टी लाल दिखाई पड़ती है। पोषक तत्वों की बात करें तो यहाँ पोषक तत्व होगा ना के बराबर होगा, बहुत ही कम होगा। ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस भी यहाँ पर क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर ह्यूमस और पोषक तत्व दोनों की कम ही पाई जाती है, परिणामतः ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम उपजाऊ क्षेत्र होगा, निम्न उपजाऊ क्षेत्र होगा। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से मोटे अनाज उगाए जाते हैं ना, मोटे अनाज और दलहन इन क्षेत्रों में उगा लिए जाते हैं। तो ये हो गया सभी क्षेत्र। ठीक है, हमने पूरे देख लिया, पूरे बिहार के मैदान को, पूरे बिहार के क्षेत्र में जितनी भी मिट्टियाँ हैं उन सभी मिट्टियों को हमने कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, बैठ जाता हूँ, फिर चर्चा करते हैं। अभी पूछने वाला हूँ, थोड़ा साइड में भी हो जाता हूँ ताकि मैप दिखे। ठीक है ना।
ना। तो हमने देखा पूरे बिहार के मैदान को हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहले उत्तर बिहार का मैदानी क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी बिहार का मैदानी क्षेत्र और तीसरा सीमांत पठारी क्षेत्र का मिट्टी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने विभाजित किया। इसके अंतर्गत उत्तर बिहार के मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी के अंतर्गत इसमें हमने 4 उपभाग देखे। दक्षिण बिहार के मैदानी क्षेत्र की मिट्टियों के अंतर्गत 4 उपभाग देखे और यहाँ पर सीमांत पठारी के अंतर्गत 2 उपभाग देखे, ठीक है। सबके नाम, सबकी विशेषताएं, सारी चीज़ें मैंने बताया है। थोड़ा सा समय आ जाता है टेस्ट का, है ना। तो इसको मैंने हाथ में रखा हुआ है, फटाफट बताइएगा। यहाँ पर मैंने एक मैप सम्मिलित किया है, बताइएगा, ठीक है। देखिएगा अगले पेज पर आते हैं। नंबर मैंने दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए 1 नंबर वाला कौन सा मिट्टी है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 नंबर, ये कौन सा है 1 नंबर, ये कौन सा मिट्टी है। कमेंट करके सभी को बताना है 1 नंबर में कौन सी मिट्टी, 2 नंबर में कौन सी मिट्टी, 3 नंबर कौन सी मिट्टी है, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 9 10। तो ये 10 है, 10 के अलग अलग कलर भी मैंने डाल रखे हैं और यहाँ पर मैंने नंबर भी डाल रखा है। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करें 1 नंबर उसका नाम, 2 नंबर उसका नाम, 3 नंबर उसका नाम, 4 नंबर उसका नाम, 5 उसका नाम, ऐसे करके पूरे 10 के बारे में आप लोग बताएं फटाफट। चलिए 1 नंबर पर्वत पादिया, सही उत्तर, ठीक है। 2 नंबर तराई मिट्टी, एकदम सही। 3 नंबर बांगर मिट्टी, बहुत बढ़िया। 3 नंबर बांगर मिट्टी, बहुत बढ़िया। इसको और क्या बोलते हैं, बलसुंदरी मिट्टी, ठीक है। 4 नंबर 4 गंगा की तराई मैदान, गलत लिखा है आपने। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर हाँ खादर क्षेत्र, बहुत बढ़िया। 4 नंबर पे है खादर क्षेत्र। 5 नंबर कौन सा हो गया, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग। इससे आपका रिवीजन हो रहा है। क्लास में होते फिर ज़्यादा मज़ा आता, अब क्लास में नहीं है तो लाइव के माध्यम से भी मज़े हम ले सकते हैं। 5 नंबर पे आइए, अभी तक सभी लोग 4 तक ही हैं। 5वें पर आइए। चलिए सबके उत्तर सही आ रहे हैं। 5 नंबर कगारी मिट्टी, 5 नंबर कगारी मिट्टी, ठीक है। 5 हो गया कगारी मिट्टी। पूजा जी का सही उत्तर है, कादरी जी का भी सही उत्तर है, शोभम जी, चंदन जी, सभी का उत्तर यहाँ पर सही जा रहा है ना। तो 5 नंबर क्या हो गया, कगारी मिट्टी। 6 नंबर पे आइए, 6 नंबर क्या होगा, 6 नंबर चलिए चंदन जी का सही उत्तर है टाल मिट्टी, है ना, टाल मिट्टी। प्रीति जी का भी सही उत्तर है, विष्णुदेव जी इनका भी सही है, ठीक है। तो ये हो गया 6 नंबर टाल मिट्टी, ठीक है। 7 नंबर पर आते, 7 नंबर कौन सा है, 7 नंबर पे आइए अब। चलिए 6 नंबर सबके सही गए। 7 नंबर पे आते हैं, 7वां कौन सा मिट्टी है, 7 नंबर पे आइए। हाँ चलिए विष्णुदेव जी बता दिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, 7 नंबर की बात करें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसी को हम क्या बोल लेते हैं, करेल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं, करेल कैवाल मिट्टी, है ना। तो करेल कैवाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, कुछ भी बोल लीजिए। तो 7 नंबर पर हो गया हमारा बांगर मिट्टी, है ना। 7 नंबर पर हो गया बांगर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, करेल कैवाल मिट्टी, ठीक है। चलिए सबके उत्तर सही जा रहे हैं, अब आ जाइए 8 पर, है ना। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे कौन सा मिट्टी है, सभी लोग कमेंट करें। चलिए पूजा जी का सही उत्तर है बलथर मिट्टी, है ना, बलथर मिट्टी। 8 नंबर में बलथर मिट्टी, 8 नंबर में बलथर मिट्टी। कहीं कहीं किताबों पर इसको आपको लाल पीली मिट्टी भी देखने को मिलेगा, है ना। इसी को कहीं कहीं पर लाल पीली मिट्टी भी लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन मुख्य रूप से ये वाला हमारा लाल पीली मिट्टी है। तो 8 नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बलथर मिट्टी, है ना। 8 नंबर हो जाएगा बलथर मिट्टी। 9वें पर आते हैं, 9वां ये वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, चलिए कमेंट। 9 नंबर, चलिए पूजा जी का फिर से सही उत्तर है लाल बलुई मिट्टी। अमन जी का भी सही है लाल बलुई, ठीक है। प्रिंस जी आप अभी 8 पे ही हैं। देवा जी का भी लाल बलुई, विकास जी, सुचिता जी, समरजीत जी, सबके उत्तर सही आ रहे हैं यहाँ पर, है ना। 9 नंबर पे क्या है, लाल बलुई मिट्टी। और अंतिम है हमारा 10वां नंबर, ये कौन सा नंबर का मिट्टी है, चलिए लास्ट कमेंट कीजिए, लाल पीली मिट्टी। पुष्पांजलि जी ने सही उत्तर दिया है लाल पीली मिट्टी। पूजा जी का भी सही उत्तर आ गया, विकास जी, विष्णुदेव जी,
सुचिता जी, चलिए सबके उत्तर यहाँ पर सही आ रहे हैं। कुमुद जी, इनका भी सही उत्तर आ रहा है। शोभन जी, सबके उत्तर यहाँ पर सही आ रहे हैं, है ना। लाल पीली मिट्टी, है ना, लाल पीली मिट्टी। तो पूरे 10 के 10 मिट्टी याद हो गया है। अब दिमाग में रखे कि हमें भूल जाना है ना, हमें क्या करना है, इसको भूल जाना है, भूल जाना है। और भूलिए इसको, जितना हो सके उतना भूलिए, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हमने देखा ये पहला नंबर, है ना, क्या हो गया, पर्वत पादीय मिट्टी। दूसरा मिट्टी कौन सा हो गया, तराई मिट्टी। तीसरा हमने देखा यहाँ पर क्या हो गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसी को हम क्या बोल दिए, बालसुंदरी मिट्टी। चौथा नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी, ये हो गया बांगर मिट्टी। पांचवें नंबर पर हमने देखा कगारी मिट्टी, जो गंगा के दक्षिणी भागों में पाई जाती है। कगारी मिट्टी के दक्षिण में हमने देखा टाल मिट्टी, ठीक है। 7 नंबर में हमने देखा पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या फिर इसी को हम बोलते हैं बांगर मिट्टी, या दक्षिण में इसको हम बोल लेते करेल केवाल मिट्टी, है ना, करेल केवाल मिट्टी। उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर हमने क्या देखा, बलथर मिट्टी। 9वां नंबर लाल बलवी, और 10वां नंबर क्या हो गया, लाल पीली मिट्टी। बैठ गया ना दिमाग में। अब इसको भूल जाना है, बस ये कहना है कि भूल जाना है, भूल जाना है ना। जा बेवफा जा, हमें याद नहीं करना, है ना। तो इस गाने को याद कीजिएगा और भूलने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मज़ा आया।